नमस्कार, मैं हूं शांता सिंह और आप देख रहे हैं बोले भारत। क्या नेहरू गांधी और बच्चन परिवार का बेपटरी हो चुका रिश्ता फिर से पटरी पर आने लगा है? क्या 3 दशक से संबंधों में घुली कटुता अब खत्म होने लगी है? क्या जिस बच्चन परिवार की राजीव गांधी के जमाने तक नेहरू गांधी परिवार से खूब छनती थी, फिर से वही रिश्ता दोहराया जाने वाला है? जिस तरह से दोनों परिवारों में दूरियां बढ़ी थी, क्या दोनों परिवारों की 2 महिलाओं के कारण उस रिश्ते में मिठास घुलने वाली है? क्या दोनों परिवारों की जोड़ी फिर से जमने वाली है और जोड़ी को बनाने के पीछे एम फैक्टर काम कर रहा है? आज इन सारे सवालों का जवाब मिलेगा, लेकिन उससे पहले उस पृष्ठभूमि को समझ लीजिए जिसकी वजह से हम ये बातें बता रहे हैं। तारीख की नजरों में वो दौर भी देखा है जब नेहरू गांधी परिवार और बच्चन परिवार में गजब का दोस्ताना था। वक्त बदला तो ये रिश्ता कमजोर पड़ गया, यहाँ तक कि बोलचाल भी बंद हो गई। लेकिन संसद के सत्र में नजारा कुछ बदला दिख रहा है। बुधवार को अरसे बाद कांग्रेस की सबसे बड़ी नेता सोनिया गांधी और बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन की सांसद पत्नी जया बच्चन में मुलाकात हुई। दोनों महिलाओं में मुलाकात ही नहीं हुई, बल्कि जिस अंदाज में बातें हुई वो बदले हालात का इशारा कर रहे हैं। सोनिया गांधी और जया बच्चन एक दूसरे से रूबरू हुई, बहुत सहज दिखती हुई एक दूसरे से बात करने की कोशिश कर रही थी। वो नजारा उस वक्त का था जब विपक्षी दलों के नेता वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पेश किए गए बजट का विरोध करने के लिए इकट्ठा हुए थे। वहां जब सोनिया गांधी और जया बच्चन एक दूसरे से बात कर रहे थे तो कुछ ऐसा भी हुआ कि सोनिया मंद मंद मुस्कुराती रही और जया बच्चन खिलखिलाकर हंस रही थी। ऐसी मुस्कान जया बच्चन के चेहरे पर कम ही देखने को मिलती है। तो क्या ये मान लिया जाए कि ये बिगड़े संबंधों में बदलाव की बयार की आहट की झलक थी? और ये बयार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के विरोध के कारण आ रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि दोनों नेता राज्यसभा के सदस्य हैं और इस वक्त इंडिया ब्लॉक में एक साथ हैं। उस पर से राहुल गांधी और अखिलेश यादव की दोस्ती संसद के भीतर देखते ही बनती है। तो क्या सरकार के विरोध में लामबंदी ने सोनिया और जया को एक दूसरे के साथ सहज होने को प्रेरित किया है? इन दोनों महिलाओं ने अपने परिवार के रिश्तों को बखूबी देखा है। 1968 में राजीव गांधी और सोनिया गांधी की दिल्ली में ही शादी हुई थी। शादी से पहले सोनिया गांधी दिल्ली आ चुकी थी, जिसका मकसद उन्हें भारतीय संस्कृति, परंपरा और मूल्यों से वाकिफ कराना था। इंदिरा गांधी ने ये काम अपनी दोस्त तेजी बच्चन को सौंपा। तेजी बच्चन प्रसिद्ध हिंदी कवि हरिवंश राय बच्चन की पत्नी और अमिताभ बच्चन की मां थी। सोनिया गांधी दिल्ली आने के बाद करीब 1.5 महीने तक तेजी बच्चन के घर में ही रही। वहीं उन्हें साड़ी पहनने से लेकर भारतीय पहनावे तक से वाकिफ कराया गया। दोनों परिवारों के रिश्ते कितने प्रगाढ़ थे, इसे इस बात से समझिए कि अमिताभ बच्चन के माता पिता के घर में ही राजीव और सोनिया की शादी हुई। क्योंकि इस शादी में सोनिया गांधी के परिवार वाले उनके माता पिता नहीं आ पाए थे, इसलिए उसमें सोनिया का कन्यादान भी हरिवंश राय बच्चन और तेजी बच्चन ने ही किया था। तेजी बच्चन के बर्ताव से सोनिया इतना अभिभूत हुई थी कि एक इंटरव्यू में उन्होंने तेजी बच्चन को अपनी तीसरी मां कहा था। एक अपनी मां हुई, दूसरी सास इंदिरा गांधी और तीसरी तेजी बच्चन। इससे आप इस परिवार के रिश्तों की गर्माहट और अपनेपन का अंदाजा लगा सकते हैं। हालांकि ये रिश्ता और भी पीछे, यानी कि एक पीढ़ी और पहले तक जाता है। जवाहरलाल नेहरू और उनकी बेटी इंदिरा गांधी से हरिवंश राय बच्चन और उनकी पत्नी तेजी बच्चन का परिचय सरोजिनी नायडू ने कराया था। सरोजिनी नायडू ने नेहरू और इंदिरा से पति पत्नी का परिचय द पोएट एंड द पोएम कहकर करवाया था। ये परिचय गुलामी के दिनों में हुआ था। आजादी के बाद नेहरू प्रधानमंत्री बन गए और इंदिरा गांधी अपने दोनों बच्चों के साथ जब 3 मूर्ति भवन में रहती थी तो राजीव और संजय गांधी के साथ खेलने वाले बच्चों में अमिताभ और उनके छोटे भाई अजिताभ बच्चन
हुआ करते थे। यहाँ तक कि जब देहरादून से राजीव और संजय और नैनीताल से अमिताभ और अजिताभ गर्मियों की छुट्टियों में दिल्ली आते थे तो एक साथ ही ये सब राष्ट्रपति भवन के स्विमिंग पूल में तैरने के लिए जाते थे। इन रिश्तों में करीबियत का पुट इतना था कि अमिताभ को राजीव और संजय से फिल्मों के बड़े फलक को समझने में मदद मिली। यूरोप और हॉलीवुड की फिल्मों की खास स्क्रीनिंग राष्ट्रपति भवन में कराई जाती थी, जिसमें राजीव और संजय के साथ अमिताभ बच्चन भी जाते थे और इन फिल्मों को देखकर अमिताभ में अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों की एक सम्यक दृष्टि बनती थी। उनमें अंग्रेजी फिल्में ही नहीं, चेक, पॉलिश और रूसी फिल्में भी होती थी। बाद में अमिताभ ने फिल्मों में एंट्री के अब्बास की फिल्म 7 हिंदुस्तानी से ली तो ये कहा जाने लगा कि ये फिल्म इंदिरा गांधी की सिफारिश से उन्हें मिली थी। हालांकि अब्बास साहब हमेशा इस बात का खंडन करते रहे, लेकिन दोनों परिवार बेहद करीब तो थे। जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी तो हरिवंश राय बच्चन को राज्यसभा का सदस्य बनाया गया, जबकि 1973 में तेजी बच्चन को फिल्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन का अध्यक्ष बनाया गया, जबकि तेजी बच्चन का ऐसा कोई बैकग्राउंड नहीं था। यहाँ तक कि 1973 में जब अमिताभ बच्चन और जया बच्चन की शादी हुई तो उसमें संजय गांधी भी पहुंचे थे। सुख का ये संबंध दुखों के भंवर में भी संबल बनकर उभरा। 1982 में जब फिल्म कुली के सेट पर अमिताभ बच्चन को जानलेवा चोट लगी थी तो उन्हें देखने के लिए सबसे पहले जो लोग पहुंचे थे उनमें राजीव गांधी भी थे। इंदिरा गांधी तब भी देश की प्रधानमंत्री थी और उस समय अमेरिका के दौरे पर थी। वहां से स्वदेश लौटते ही वो अमिताभ बच्चन को देखने के लिए पहुंची, साथ ही अपने पारिवारिक पंडित से पूजा पाठ कराई। कहा यह भी जाता है कि देवराहा बाबा से अमिताभ बच्चन के लिए ताबीज भी मंगवाया गया था। वक्त बदला और जिन संबंधों में इतनी गहराई थी उनमें ऐसी दरार आई कि बातचीत और रिश्ते नाते सभी खत्म हो गए। राजीव गांधी के बाल सखा अमिताभ बच्चन मुलायम सिंह के बॉलीवुड कनेक्शन वाले दोस्त अमर सिंह के दोस्त बन गए। ये कटुता इस स्तर तक पहुंची कि 1999 में जब अभिषेक बच्चन की फिल्म रिफ्यूजी आई तो उसके प्रीमियर पर अमिताभ जया के निमंत्रण के बावजूद सोनिया गांधी नहीं पहुंची। उनकी तरफ से दलील दी गई कि ये कांग्रेस की परंपरा के विपरीत है कि कांग्रेस अध्यक्ष किसी 5 स्टार होटल के कार्यक्रम में जाएं। सोनिया गांधी उस समय कांग्रेस की अध्यक्ष थी। दरअसल जहां रिश्ते बहुत मजबूत होते हैं वहीं से उनके दरकने की आहट भी कई बार सुनाई पड़ने लगती है, मगर उसे बड़े ध्यान से सुनना पड़ता है। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद 1984 में हुए लोकसभा चुनाव में राजीव गांधी ने इलाहाबाद से अमिताभ बच्चन को चुनाव लड़ाया। अमिताभ लड़े और हेमवती नंदन बहुगुणा जैसे दिग्गज नेता को हराकर संसद में पहुंचे, लेकिन वीपी सिंह के कांग्रेस से बगावत के साथ ही राजीव गांधी और अमिताभ बच्चन की दूरियां बढ़ने लगी। वो दूरी 10 साल में इतनी बढ़ गई कि संबंधों का औपचारिक निर्वाह भी बंद हो गया। इसकी पृष्ठभूमि यह है कि अमिताभ बच्चन एक समय पर दिवालिया हो गए थे। तब तक राजीव गांधी की हत्या हो चुकी थी। राहुल और प्रियंका अभी राजनीति से कोसों दूर थे और खुद सोनिया भी राजनीति से अलग थी। अमिताभ को उम्मीद जगी कि गांधी परिवार उनकी मदद करेगा। वो मदद नहीं हो पाई तो दूरियों पर कड़वाहट की मुहर लग गई। कड़वाहट की पराकाष्ठा 2004 के चुनाव में दिखी, जब जया बच्चन ने बिना नाम लिए कहा कि जो लोग उनके परिवार को राजनीति में लेकर गए थे वो बीच मझधार में छोड़कर चले गए। इसके जवाब में उसी चुनाव में सांसद बने राहुल गांधी ने कहा था कि गांधी परिवार धोखा देने वाला नहीं है। साथ ही ये भी कहा कि किसने किसको धोखा दिया ये सबको पता है। तब इस विवाद में अमिताभ बच्चन भी कूद पड़े। अमिताभ ने कहा कि वो लोग राजा हैं और हम रंक हैं। किससे संबंध रखना है ये राजा तय करता है, रंक नहीं। अमिताभ बच्चन का यह बेहद तीखा तंज उनके रिश्तों की पूर्णाहुति का शंखनाद था। का एक्सपीरियंस है, ये मैं देख चुकी हूँ। जब अमिताभ जी और हमारा परिवार बहुत तकलीफ में थे, बहुत भारी संख्या से जीतने के बावजूद किसी ने हमारा साथ नहीं दिया। गांधी परिवार 40 साल से राजनीति में है। भारत के लोग जानते हैं कौन किसको धोखा देता है, किसने कौन काम करता है, कौन धोखा देता है। हमें बोलने की ज़रूरत नहीं। भारतवर्ष के ऊपर सदियों से राज किया है। वो राजा हैं, हम रंक हैं। राजा निर्धारित करेगा कि किसके साथ उसको संबंध बनाना है, किसके साथ उसको दोस्ती निभानी है।
रंग नहीं निर्धारित कर सकते। हमारा स्नेह, हमारा प्यार, हमारा आदर उस परिवार के लिए हमेशा रहेगा, लेकिन उन्हें निर्धारित करना होगा कि वो इस रंग के साथ अपना रिश्ता बनाए रखेंगे। वो तल्खी कुछ समय पहले भी दिखी। अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन के कुछ दिनों बाद ही प्रयागराज में एक सभा में राहुल गांधी ने कहा कि क्या आपने राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह देखा? उसमें अमिताभ बच्चन थे, ऐश्वर्या राय थी और नरेंद्र मोदी थे, लेकिन देश की 73% आबादी नहीं थी। कभी कहेंगे उधर देखो भैया अमिताभ बच्चन नाच रहा है, वो देखो भैया उसके साथ ऐश्वर्या राय नाच रही है। आप लोग इधर उधर देखोगे, ओ हाँ भैया वहां पे पाकिस्तान में बड़ा, ओ भैया देखो चाइना में ये हो रहा है, ओ देखो भैया ऐश्वर्या राय नाच गई। मीडिया में आपको यही दिखेगा, 73% की मीडिया में बात नहीं होगी। ये एक किस्म का व्यक्तिगत हमला था, लेकिन उस हमले से चुनाव के नतीजे आने के बाद अब तक हालात बहुत बदल गए हैं। और इसलिए कहते हैं ना कि राजनीति में कोई स्थायी दोस्त या स्थायी दुश्मन नहीं होता। इस चुनाव ने विपक्ष में नई उम्मीद भर दी है। आज कांग्रेस और समाजवादी पार्टी सबसे ज्यादा करीब नजर आते हैं। राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसी संबंध पर गंभीर चुटकी ली। 3 जुलाई को पीएम मोदी ने जो कहा उसे आप पहले सुन लीजिए। कांग्रेस से लड़ना आसान नहीं है, जेल में डाल देगी, सीबीआई पीछे लगा देगी। कांग्रेस सीबीआई व इनकम टैक्स का भय दिखा करके समर्थन लेती है। ये स्टेटमेंट किसका है? ये बयान है स्वर्गीय मुलायम सिंह जी का। कांग्रेस एजेंसियों का कैसा दुरुपयोग करता है ये मुलायम सिंह जी ने कहा था। और यहाँ इस सदन के माननीय सदस्य राम गोपाल जी को मैं जरा पूछना चाहता हूँ कि राम गोपाल जी, क्या नेताजी कभी झूठ बोलते थे क्या? नेताजी तो सच बोलते थे। आदरणीय सभापति जी, मैं राम गोपाल जी को ये भी कहा जरा भतीजे को भी बताएं, क्योंकि उनको भी याद दिलाया कि राजनीति में कदम रखते ही भतीजे पर सीबीआई का फंदा लगाने वाले कौन थे, जरा याद दिला दें उनको, पता चलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरोध में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की जुटान ने सोनिया और जया बच्चन को साथ ला दिया, चेहरे पर मुस्कान ला दी। लेकिन ये मुस्कान क्या अतीत के मधुर संबंधों से निकली है या शुद्ध चुनावी राजनीति से? इस सवाल पर से पर्दा जल्द ही उठ जाएगा। बोली भारत इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, इससे हमें मदद मिलेगी। नमस्कार।